जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं 2021 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर के बारे में। दोस्तों ये पीवाईक्यू चल रहा है और 2022 अपलोड कर दिया गया है, 23 अपलोड कर दिया गया है और 21 का या आज 5वां भाग होने वाला है। और दोस्तों उसके बाद में मेरा कोशिश ये रहेगा कि आज यानी कि 20 फरवरी है, 22 फरवरी से और इस फरवरी महीने तक ही सिर्फ कोशिश रहेगा कि कम से कम 30 से 40 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया जाए पीवाईक्यू को छोड़कर। तो इस पीवाईक्यू को देखने का फ़ायदा दोस्तों क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल ये है, आज का सवाल है 69 वाला। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। यानी कि एक तरफ लिखा है अभिकथन, एक तरफ दिया गया कारण। दोनों को पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। पहले में लिखा है सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण है कि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभाव के कारण होती है। अभी सवाल के उत्तर की बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है और जो आर है दोस्तों ए के बारे में सही बात बताता है। तो दोस्तों पीवाईक्यू सवाल करने का ये मतलब होता है कि ये पता चलता है कि कितना सवाल पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, करंट अफेयर का कितने सवाल पूछे जाते हैं, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाता है। और दोस्तों जब आप इसी तरीके से सवाल को लगाएंगे कम से कम 5 से 8 साल 10 साल का पीवाईक्यू, जब आप कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे या फिर जब कोई चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग वहीं पर जाकर रुक जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ मुझे सवाल को इस तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों अभी भी समय है, लगभग 24-25 दिन है एग्जाम का। तो कम से कम आप 5 साल का पीवाईक्यू एक बार देख लीजिए 4-5 दिन के अंदर, फिर प्रैक्टिस सेट लगाने भिड़ जाइए। गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले कम से कम 4-5 साल का पीवाईक्यू देखिए और ये समझिए कि पीवाईक्यू किस तरह पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप मैंने बता दिया, ए वाला होगा, ठीक है। यानी कि मुद्रास्फीति का अर्थ बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से होता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की कीमत कम हो जाती है क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तो इतना कुछ मालूम होना चाहिए आपको, ठीक। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। 70 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। ऑप्शन डी नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। डी में है कि तकनीकविद एवं नौकरशाह, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, तो क्या हो जाएगा डी, यानी कि तकनीकविद एवं नौकरशाह। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी, यानी पूंजी एवं संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या का परिवर्तन तथा विशेषकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन जो है ये आर्थिक विकास का प्रमुख कारक माना जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मालूम हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा विस्तार से बात कर ले हम लोग। आर्थिक विकास से आशय यह है दोस्तों कि जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन संसाधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है, ठीक है। नहीं समझा, फिर से समझा दे रहा हूँ। आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल था, आपको मालूम होना चाहिए सवाल किस तरह पूछा जाता है। 71 है, भारत में थोक मूल्य सूचांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय जारी करता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों कि थोक मूल्य सूचांक थोक व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसाय को बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत में बदलाव को मापता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोक मूल्य सूचांक के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। थोक मूल्य सूचांक के आंकड़े प्रतिमाह 14 तारीख को संचालित किए जाते हैं, जिसका आधार वर्ष यानी इंग्लिश में कहते बेसिक ईयर 2011 और 2012 है। 72वां सवाल है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 72 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों पॉइंट सही, 1 और 2 दोनों सही है। यानी पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वस्तु और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। दूसरा है निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, ये भी सही है, ठीक है। अगला सवाल, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। दोस्तों 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचांक। अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। अब फिर से एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक मिनट जाइए। ध्यान सुनना, जब मांग तथा आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है, ठीक है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचांक यानी CPI के आधार पर किया जाता है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कभी पूरे CPI का बेसिक यानी कि आधार वर्ष तो 2012, ठीक, ये चीज़ मालूम होना चाहिए, ये भी पूछ लेता है। प्रश्न नंबर 74 है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का प्रचलित सूचांक BSE
में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन होता है? 74 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 30। ठीक है, तो इतना तो पता होना चाहिए आपको कि सेंसेक्स को वर्ष 1886 में शुरू किया गया था। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का प्रचलित सूचांक है। इसका मापन 30 ब्लू चिप कंपनियों से किया जाता है। ठीक है, अब ब्लू चिप कंपनी क्या है वो भी जान लो कि ब्लू चिप कंपनी दोस्तों सॉरी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिनका शेयर बाजार में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, ऐसी कंपनियों पर कर्ज का बोझ नहीं अथवा बहुत कम होता है, मतलब नहीं भी होता, एकदम ना के बराबर होता है या फिर होता ही नहीं। ठीक है, प्रायः यह कंपनियां पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती हैं। अब आपको इसमें 2-3 चीज़ पता चल गया, सेंसेक्स के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और ब्लू चिप कंपनियों के बारे में। तो देखो और एक चीज़ ये भी पता चल गया। ठीक, तो देखो एक सवाल में आपको 4 चीज़ें जानने को मिल चुकी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल 75 है कि रीगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? अब दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि धुआं। ठीक है, तो रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी बोले कि ध्वनि के मापन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है। ठीक है, और जल प्रदूषण को BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला है विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 76 का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि केवल 1 पॉइंट, यानी कि यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान सुनना कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उससे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव का जो मात्रक होता है दोस्तों जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे ओल्ड भी कहते हैं। और विद्युत विभव एक अदिश राशि है जो जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। अब दोस्तों जो बच्चे हिंदी माध्यम के होंगे उनको ये बात बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 77 निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है? 77 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि क्रूकस कांच। ठीक है, तो क्रूकस कांच परावैंगनिक किरणों को काटता है या सीरियम ऑक्साइड सिलिका आल से मिलकर बना होता है। परावैंगनिक किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंगदैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी तथा एक्सरे किरणों से अधिक होती हैं। ठीक है, क्रूकस कांच का उपयोग दोस्तों धूप चश्मों के लेंस के निर्माण में ठीक है होता है और परावैंगनिक विकिरण से सुरक्षा में तथा पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला में उपकरण में बनाने में होता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया। ठीक है, और कभी पूछ ले कि पायरेक्स कांच का उपयोग कहाँ होता है, तो ये प्रयोगशाला में जो भी उपकरण होता है उसमें इसका काम आता है। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया। ठीक, अगला सवाल है 78 निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी को ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि परावर्तित करती है। सूर्य की रोशनी का जो है हिम यानी बर्फ 70 से 90% जो है अपरावर्तित करती है, जबकि मरुस्थल 60 से 70%, घास का मैदान 14 से 37% और कोड़ाधारी वन लगभग 10%। ठीक है, तो इतना मालूम होना चाहिए आपको। ठीक, अगला सवाल 79 वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी धूल कण। ठीक है, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो माध्यम में उपस्थित धूल कण या अन्य अशुद्धियों के कारण प्रकाश का अवशोषण कर उसे सभी दिशाओं में प्रसारित कर दिया जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का प्रसार भी कहते हैं। ठीक है, इतना मालूम होना चाहिए। अगला सवाल 80 वाला, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? 80 का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि प्रसारण के कारण। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, खीरे को काट कर यदि नमक डाल दिया जाए तो प्रसारण के कारण पानी निकलता है। ठीक है, प्रसारण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन से अर्ध पारगमय झिल्ली से होकर गुजरते हैं। नमक मिलाने पर बाहरी माध्यम हाइपरटोनिक बन जाता है, यानी कोशिकाओं के अंदर पानी की सांद्रता की तुलना में पानी की सांद्रता कम हो जाती है तथा सब्जियां से पानी निकलने लगता है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि प्रसारण के कारण ऐसा होता है। ठीक, 81 है, रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित किया जाता है। तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ठीक है, अगला सवाल 82 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 82 का सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, 82 का 1 मिनट
हाँ 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि दूध का खट्टा दोस्तों नाइट्रिक अम्ल से ना होकर लैक्टिक अम्ल से है, ठीक है, किससे है? लैक्टिक अम्ल से। तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? लैक्टिक, ना कि नाइट्रेट, ना कि नाइट्रिक, ठीक है। बाकी सिरका में उपस्थित अम्ल को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हड्डियों में उपस्थित को कैल्शियम फॉस्फेट, और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल को हाइड्रो क्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अव्यय है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्यूटेन, ठीक है। तो एलपीजी के मुख्य अव्यय ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस होते हैं। क्या होता है? ब्यूटेन भी होता है और प्रोपेन गैस भी होता है, इसे ध्यान देना। क्या होता है? प्रोपेन लिख देता हूँ, ठीक। एलपीजी का पूरा नाम आप सभी को पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें दुर्गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि रिसाव का पता लगाया जा सके। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जो कभी गैस आपको स्मेल करता है, जो एक इसकी खुशबू कह सकते हो या बदबू, जो भी कह सकते हो, उसमें दोस्तों इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे आपको ये पता चल सके कि गैस लीक हो रहा है यानी, ठीक है। और अगला सवाल है 84, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी कि पॉइंट नंबर 1 ही सही, यानी कि रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये बात सही है, ठीक। अगला सवाल, नाइट्रोजन एक आवश्यक अव्यय नहीं है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक यानी कि जो वो होता है, सिंबल एन होता है। ये तो आसान था, ठीक है। या पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अपरचुनिटी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 78%, ये भी पता होगा आप सभी को, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इनमें नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। इतना मालूम होना चाहिए आपको। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कण का शून्य अवशेष होता है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रश्न नंबर 87 है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि? सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि श्वसन दर का ह्रास, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों कि फलों तथा सब्जियों को शीत प्रकोष्ठ में रखने से उनकी सेल्फ आयु बढ़ाई जा सकती है, जिससे पकने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा फल, युवा सब्जियां लंबी अवधि तक ताज़ा रहती हैं। शीत प्रकोष्ठ में फलों तथा अन्य खाद्य पदार्थों के श्वसन दर को कमी हो जाने के कारण इनका अधिक समय तक भंडारण संभव हो पाता है, ठीक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? ठीक, यहाँ पे लिखा है विटामिन, यहाँ पे लिखा है उसके स्रोत, बताना क्या है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब 88 सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि विटामिन ए है जो दोस्तों वो संतरा में नहीं पाया जाता है। अब विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों उसको कहते हैं रेटिनॉल। इतना तुम पहले ये जानो, आप क्या कहते हैं? रेटिनॉल, ठीक। इसके स्रोत होते हैं गाजर, दूध, अंडा, पनीर, ठीक है, और जो मछली की चीज़ें होती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि यार इसकी जब कमी हो जाती है हमारे अंदर दोस्तों, तो रतौंधी थैलीमिया हो जाता है। मैं लिख देता हूँ, आई थिंक मैं थोड़ा गलत उच्चारण कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आप देख तो लो। ज़ीरोथैलीमिया, आई थिंक वही तो लिखा हुआ है, ज़रूर बताना क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ गलत, ठीक है। इसकी कमी से ये होता है, तो ये वाला हो जाएगा सही सुमेलित नहीं। इसका मतलब विटामिन सी का संबंध नींबू है, ये सही है। विटामिन डी कार्ड मछली का तेल से मिलता है, ये भी सही है। विटामिन B6 धान का चोकर से मिलता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, कभी पूछ ले कि विटामिन सी अगर आपके बॉडी में कमी हो जाए तो उससे क्या होगा, तो पहली चीज़ ये जानो कि विटामिन सी का जो दोस्तों रासायनिक नाम होता है उसे कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। अब विटामिन सी जो दोस्तों वो नींबू, संतरा, टमाटर और खट्टे चीज़ों से मिलती है, ये भी पता होगा। अच्छा, कभी पूछ ले विटामिन डी का जो दोस्तों रासायनिक नाम क्या होगा, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी से रैक्टस रोग होता है, ठीक है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसलिए कहते हैं विटामिन B6 का सेवन ठीक करोगे तो आपका स्किन सही रहेगा। 89 है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी मोरेसी से। छाल का कपड़ा या टापा कपड़ा कपड़ा जो है बुनी हुई सामग्री नहीं है, या मोरेसी परिवार के सहतूत के पेड़ की छाल से बनाया जाता है, ठीक है। इतना कुछ मालूम होना चाहिए। तो कभी ये भी पूछ ले कि क्या यह कपड़ा जो है यानी कि टापा कपड़ा या छाल का कपड़ा दोस्तों की है,
जो अगर कोई पूछ ले छाल का कपड़ा या टापा कपड़ा क्या ये कोई बुनी हुई सामग्री है, तो हाँ मत लगा देना ना, क्योंकि ये पेड़ की छाल से ही डायरेक्ट बनाया जाता है। ठीक। 90 है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण माफ करिए निरूपण है। ठीक है, निरूपण है। अब 90 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि फूलकली। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लौंग एक पेड़ की सुगंधित सूखे फूल की कलियां होती हैं। लौंग मंटेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कली है। और इसकी जो लौंग की मूल प्रजाति सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में पाई जाती है, इतना जान लो। तो कभी पूछ क्या ले, लेकिन मालूम होना चाहिए, कभी जल्दी पूछेगा नहीं, लेकिन जान लो कि लौंग जो है मंटेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कली है, इतना मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आ जाइए, एक मिनट। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि बॉटुलिज्म क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भोज पदार्थ से होने वाला विषैलापन। ध्यान सुनना कि बॉटुलिज्म भोज पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। बॉटुलिज्म क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम जीवाणु द्वारा उत्पादित जो है एक विष वाला पदार्थों के कारण होने वाला एक दुर्लभ जहर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस जो ये जीवाणु दोस्तों यानी कि क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम, लिख देता हूँ, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक, बाटुलिनम, जो ये जीवाणु होता है, ये माँ है, ध्यान देना, जीवाणु द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाला दुर्लभ जहर होता है। ठीक है, अब इतना जान लो, इतना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ क्या होता है, ये एक जीवाणु से उत्पन्न वो होता है, जहर होता है। और किस जीवाणु से, वो भी मैंने नाम बता दिया, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। 92 रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। 92 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मैथेमोग्लोबिन। ठीक है, तो रक्त में मैथेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन मैथेमोग्लोबिन में बदलकर शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है। इससे शरीर में साइनोसिस अर्थात त्वचा नीला पड़ जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोस्तों बड़ों की तुलना में अगर देखा जाए तो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 93, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। 93 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अल्वियोलाई। ठीक है, तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल अल्वियोलाई या वायु कोष्ठिका है। ठीक है, वायु कोष्ठिका वह जगह है जहाँ फेफड़े तथा रक्त सांस लेने तथा सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि जो अभी मैंने बोला ये डी वाला, यानी कि अलिवियोलाई, थोड़ी हिंदी में जो चीज़ लिखा होता है ना इंग्लिश, वो थोड़ा जैसे जब आप इंग्लिश में से मालूम लिखा है मैंगो, एक बात बता रहा हूँ, तो ये सबको पता ही मैंगो, क्योंकि इंग्लिश में, अब यही चीज़ हिंदी में लिख दिया जाए मैंगो, तो कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें थोड़ा आ जाता है यार, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको चीज़ को बहुत छोटे से लेना, ये नहीं कि सर ने या जो भी मुझे बोलो, सर भैया जो भी क्या बोल दिया, क्या पढ़ा दिया, सब नॉर्मल चीज़ें। आप लोग पीछे जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब आपके लिए वो छोटी चीज़ होनी चाहिए, एकदम अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी पूछ ले कि तो अलिवियोलाई या फिर वायु कोष्ठिका क्या होती है, जहाँ पर फेफड़े तथा रक्त सांस लेने तथा सांस छोड़ने की प्रक्रिया दौरान ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जहाँ आदान प्रदान होता है, उस जगह को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तब भी समझो। सेम सवाल इस तरह हम लोगों ने बात किया, 2 पॉइंट दिया है, एक दिया गया है अभिकथन, एक दिया गया कारण। इसमें है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है। अब दोनों पॉइंट में सही बात जानेंगे, सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी ए गलत है किंतु आर सत्य है। डी में है कि ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, तो ये गलत है बेटा। आर सही, यानी कि शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है, ये तो सही है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल में अगला सवाल है 95, समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। 95 का सही उत्तर हो जाता है डी, यानी कि रेटिनॉल। ठीक है, तो समान दृष्टि के लिए रेटिनॉल विटामिन ए अति आवश्यक है। विटामिन ए वसा में घुलनशील रेटिनोइड्स का एक समूह का नाम है, जिसमें रेटिनल या रेटिनल एस्टर शामिल है। इसकी कमी के प्रभाव से कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का
सल्की भवन, रतौंधी वृद्धि अवरुद्ध होना, कैरेटोमेसिया आदि परेशानियां संभव है। दूध खाओ, मक्खन खाओ, अंडा खाओ, मछली खाओ, ये सब चीज़ खाओ पियोगे तो विटामिन ए की मात्रा हमेशा आपके बॉडी में रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसकी कमी से कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी साथ ही साथ और वृद्धि अवरुद्ध होना और साथ ही साथ कैरिटोमेसिया आदि परेशानियां संभव होता है। ठीक है, 96 निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? 96 सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि निद्रा रोग। ठीक, तो निद्रा रोग जो है, निद्रा रोग परजीवी ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी के संक्रमण के कारण होता है, ना कि मच्छर से। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए। और यह जो है सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। ठीक, अगला सवाल है 97, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि चेलोसिस। ठीक है,